हेलो एंड वेलकम टू एग्रो एकेडमी। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, पीवाईक्यू सीरीज़। तो आईबीपीएस एएफओ मेंस में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मैंने आपके लिए 10 साल के पुराने जो पेपर आए हैं मेमोरी बेस के, तो वहाँ से सब्जेक्ट वाइज, जैसे आज के इस वीडियो में हम एग्रोनॉमी डिस्कस करेंगे, तो एग्रोनॉमी के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हर एक सेट में वो डिस्कस करेंगे विथ कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये नहीं कि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन करा दूंगा, कॉन्सेप्ट के साथ आप आगे बढ़ेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपका जो भी टाइम है, आधा घंटा 1 घंटा निकाल के अगर आप इसको देखते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं और एक थोड़ा सा आइडिया भी लगेगा कि कौन से टॉपिक को आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और आपको बता दो कि IBPS का जो पेपर होता है स्पेशली AFO के लिए, तो उनका मेंस का जो पेपर है वो रिवील करते नहीं हैं, मतलब कि वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है कहीं भी इंटरनेट पे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीरियस स्टूडेंट है, तो एएफओ का मेंस का पेपर जो है आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस नहीं है और पेपर भी रिवील नहीं करते हैं, तो जो भी मेमोरी बेस्ड पेपर है आपको उससे आइडिया लेना पड़ेगा कौन से टॉपिक से हमको ध्यान से पढ़ना है, कौन से टॉपिक को छोड़ना है। तो आपके लिए 10 साल के पेपर हमने निकाल के रख दे दिए, आप जाके एप्लीकेशन पे उसको एनरोल कर सकते हैं। 10 साल के पीवाईक्यू पेपर एज अ टेस्ट के रूप में उसको दे सकते हैं और वो मैंने वहाँ पे आपको PDF भी मिल जाएगा डाउनलोडेबल। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि डेली इसको फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसके साथ शेयर कीजिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या हुआ है। फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर इरोजन। वाटर इरोजन के बारे में बात हो रही है, पहला स्टेज के बारे में पूछा जा रहा है कि वाटर इरोजन में पहला स्टेज कौन सा होता है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए इरोजन होता क्या है। ठीक है, इरोजन यानी कि क्षरण, मिट्टी का क्षरण। अब मिट्टी का क्षरण पानी से हो रहा है तो ये वाटर इरोजन। ठीक है, तो इरोजन को कैसे डिफाइन करेंगे। सॉइल का क्या होता है, डिटैचमेंट। ठीक है, डिटैचमेंट ऑफ सॉइल। सिर्फ डिटैचमेंट से काम नहीं चलेगा, डिटैच तो हो गया, मान लो मिट्टी आपकी डिटैच हो गई, ये आपकी सॉइल है। ठीक है, यहाँ से आपकी मिट्टी डिटैच हो गई और वहीं आके फिर से प्लेस्ड हो गई, तो ये आपका इरोजन माना जाएगा? बिल्कुल नहीं माना जाएगा जब तक इसका ट्रांसपोर्टेशन ना हो। मिट्टी एक जगह से उखड़ के, यहाँ से उखड़ के दूसरी जगह तब तक नहीं जाएगी, यानी कि डिटैचमेंट प्लस आपका ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, डिटैचमेंट प्लस ट्रांसपोर्टेशन, इसकी वजह से आपका इरोजन कॉज्ड होता है किसी भी सॉइल, किसी भी चीज़ का। ठीक है, अगर इरोजन की बात हो रही है तो वहाँ भी ये 2 टर्म आने ज़रूरी है। अगर सॉइल की बात हो रही है तो सॉइल का डिटैचमेंट हो रहा है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इरोजन। समझ के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अब समझते हैं कि सॉइल इरोजन जो हो रहा है कितने अलग अलग किसी किसी कारण से होता है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप लिखे हैं कि विंड के कारण, वाटर के कारण, विंड के कारण और वेव के कारण। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था कि फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर इरोजन। वाटर इरोजन का पहला स्टेज हमें बताना है। तो वाटर इरोजन में आपके 4 अलग अलग स्टेजेस होते हैं, 4 या 5 होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा, स्प्लैश इरोजन। स्प्लैश इरोजन यानी कि बिटिंग एक्शन। जब आपकी बारिश होती है, जिस टाइम पे बारिश हो रही है, ये मान लो छोटी छोटी बूंदें आ रही है बारिश की, सॉइल पे पड़ती हैं, तो यहाँ से छोटे छोटे जो मिट्टी के टुकड़े होते हैं उठ के दूसरी जगह डिटैच हो जाते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अब ये उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है, बहुत ही स्प्लैश इरोजन यानी कि हल्का सा बीटिंग एक्शन के माध्यम से छोटे छोटे कण जो है मिट्टी के वो वहाँ से डिटैच हो जाते हैं और वहाँ से हट के दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ऐसा सिंपल सा प्रोसेस है आपका स्प्लैश इरोजन में। ठीक है, जो कि बीटिंग एक्शन के माध्यम से होता है, जो कि बारिश आपके देखे होंगे। ज़्यादा हाई नहीं होता है, आपके घुटने तक की मिट्टी यहाँ तो उछलती है, मैक्सिमम उछलती है, तो जितना ज़्यादा बीटिंग एक्शन होगा उतना ज़्यादा उसका स्प्लैश होगा, वहाँ से उछलेगी मिट्टी। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है सीट इरोजन। अब सीट यानी कि आपने देखा होगा पतली चट्टी, सीट से ही नाम याद आ रहा है कि सीट पेपर दीजिए वगैरह, ऐसा कुछ, इससे आइडिया लगा सकते हैं। थिन लेयर का रिमूवल होता है। अब सॉइल के तो बहुत सारे लेयर है, ऊपर था थिन लेयर निकलना आपका सीट इरोजन। पतली लेयर का निकलना सॉइल के सबसे ऊपरी भाग से, उसको आपका सीट इरोजन का नाम दे सकते हैं। ये यूनिफॉर्म वे में होता है। यूनिफॉर्म यानी कि एक समान रूप से पतली चट्टी का वहाँ से हट जाना। ठीक है, यहाँ तक सॉइल थी, पानी की बहाव की वजह से ये पतली चट्टी यहाँ से बह के दूसरी जगह चली गई, थोड़ा सा यहाँ पे ये लेवल पे इसके प्रभाव आ गया। तो इस तरीके से सीट इरोजन को आप डिफाइन कर सकते हैं।
ठीक है, रिमूवल ऑफ थिन लेयर इन यूनिफॉर्म वे। और ये सबसे ज़्यादा डेंजरस स्टेज होता है। फार्मर जो भी होते हैं, फार्मर को बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगता है कि ये सीट इरोजन हो रहा है, क्योंकि बहुत ही हल्का होता है। जनरली जैसे आप ट्रैक्टर वगैरह गुजरते हुए देखते होंगे सड़क पे नहीं, जो मिट्टी की जगह होती है खेत से, तो अपने टायर के साथ वो मिट्टी को भी लेके चली जाती हैं। तो जो गड्ढे बन जाते हैं वहाँ पे, आपने चप्पल वगैरह देखे होंगे, चप्पल के साथ जो मिट्टी उखड़ के निकल के चली जाती है वो सीट के माध्यम से निकलती है, तो उसको बोलते हैं सीट इरोजन। वैसा लेयर, पतला लेयर वहाँ से निकलना, तो ये डेंजरस स्टेज होती है, लेकिन पता नहीं चलता। इसके बाद से ही अगले स्टेज स्टार्ट होते हैं। सीट इरोजन के बाद कौन सा है आपका? रील इरोजन है। रील इरोजन क्या है? एडवांस स्टेज ऑफ सीट इरोजन। सीट इरोजन का ही एडवांस स्टेज है, इसीलिए बोलते हैं ना, अगर सीट इरोजन स्टार्ट हो गया है तो भैया अगर थोड़ा सा पानी का बहाव और रहा तो वहाँ से रील भी बनने में ज़्यादा देर लगता नहीं है, ठीक है। तो एडवांस स्टेज बोलते हैं इसको। और आप सीट इरोजन के देखेंगे तो ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस ये साबित होता है। तो इसमें से आपका फर्स्ट स्टेज कौन सा हो गया? स्प्लैश इरोजन। अगर आप आंसर देना चाहेंगे तो यहाँ से आप आंसर दे सकते हैं। कौन सा आंसर है? स्प्लैश इरोजन आपका फर्स्ट स्टेज माना जाता है वाटर इरोजन में, ठीक है। आगे कॉन्सेप्ट समझते हैं कि रील इरोजन। आपको बता दिया कि जो है स्टेज एडवांस स्टेज है सीट इरोजन का। रील इरोजन में क्या होता है कि स्मॉल चैनल फॉर्म होता है। चैनल यानी कि जो नालियाँ, छोटी छोटी नालियाँ बन जाती हैं खेतों में, आपने देखा होगा। तो इनकी जो गहराई होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 30 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक है। लेकिन ये भी डेंजर स्टेज बन जाती है जैसे ही वो गली में परिवर्तित होगी। तो ये भी क्या है? गली क्या है? एडवांस स्टेज ऑफ रील इरोजन। एडवांस स्टेज ऑफ रील इरोजन है। और इसका जो डेप्थ होता है, जो चैनल बनता है गली का, वो 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सीट को, स्प्लैश को आप इजीली रिमूव कर सकते हैं, रील को भी रिमूव कर सकते हैं नॉर्मल टिलेस के द्वारा। तो जुताई वगैरह करके इनको रिमूव किया जा सकता है। लेकिन गली जो है काफ़ी ज़्यादा डेंजर स्टेज है। इसके जो चैनल होते हैं काफ़ी बड़े हो जाते हैं, इसकी वजह से इस पर आप टिलेज करवाइए कोई भी प्रभाव पड़ता नहीं है, क्योंकि इतनी मिट्टी क्षरण हो चुकी है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो उतना ज़्यादा कटाव हो चुका रहता है मिट्टी का, जिस पर टिलेज का भी कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, ठीक है। उसके बाद रिवाइन आपका, मतलब गली के बाद आपका रिवाइन स्टेज, ये काफ़ी डेंजरस स्टेज है। एक नदी के नुमा एक छोटा सा नहर बन जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरी हमने बात कर ली वाटर इरोजन के बारे में। सारे कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिए बारी बारी से, आई होप समझ आ गया होगा आपको। उसके बाद आपका विंड इरोजन। विंड इरोजन कहाँ पे ज़्यादा होगा? जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होगा, लो रेनफॉल एरियाज़ में विंड का ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा अगर इरोजन की बात करते हैं तो। और यहाँ पे सबसे मेन फैक्टर क्या है कि विंड की स्पीड मैटर करती है। अगर स्पीड वहाँ पे ज़्यादा होगी, पानी की अवेलेबिलिटी कम है, रेनफॉल नहीं हो रहा है वहाँ पे, तो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो धूल मिट्टी के छोटे छोटे जो कण के रूप में हवा से एक जगह से दूसरी जगह पे उड़ के चले जाते हैं। इसके द्वारा विंड के द्वारा जो इरोजन होता है, ठीक है, इससे काज होता है। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं: सस्पेंशन, सेल्टेशन और सरफेस क्रीप। सस्पेंशन यानी कि बहुत ही छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण होते हैं। सेल्टेशन, इसको आप फर्स्ट स्टेज के रूप में मान सकते हैं विंड इरोजन में, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में जो छोटे छोटे कण होते हैं मिट्टी के, वो मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। सस्पेंशन में तो धूल मिट्टी की जैसे आंधी आ गई, धूल लेके चली जा रही है, मतलब बहुत छोटे कण होते हैं तो ज़्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है उतना, ठीक है। लेकिन सेल्टेशन में थोड़े से ज़्यादा डेंजर स्टेज आ जाती है। जैसे ही पार्टिकल का साइज़ 0.1 से 0.5 तक पहुंचता है तो छोटे छोटे जो कण होते हैं वो यहाँ से वहाँ तक मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद सरफेस क्रीप। तो सरफेस क्रीप में क्या होता है कि जो पार्टिकल की साइज़ होती है थोड़े और बड़े पार्टिकल होते हैं, 0.5 से 2 mm के जो पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे ढेले जो होते हैं, वो अपना एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। इसको बोलते हैं आपका सरफेस क्रीप, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस हैं आपके विंड इरोजन में, और वहाँ पे आपकी स्पीड जो मैटर करती है विंड की, उसी की वजह से वहाँ पे ज़्यादातर इरोजन कॉज होता है। तो आप समझ गए वाटर इरोजन, विंड इरोजन। अब समझते हैं वेव इरोजन। वेव इरोजन यानी कि विंड प्लस वाटर, यानी कि दोनों वजह से यहाँ पे इरोजन कॉज होगा। तो ये क्या है कि जाहिर सी बात, अगर वाटर से भी इरोजन हो रहा है, विंड से, दोनों साथ में इरोजन हो रहा है, तो एरिड और सेमी एरिड एरिया में दोनों जगह इसका प्रभाव देखने को मिलेगा वेव इरोजन के माध्यम से। इसको हम स्ट्रीम बैंक इरोजन भी बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रीम बैंक इरोजन भी इसको बोला जाता है। इसको समझना कैसे समझेंगे? जैसे मान लो कोई बड़ी नदी है, उसका किनारा हो गया, तो किनारे पे जब पानी का बहाव तेज होता है बारिश के सीजन में, तो वहाँ से मिट्टी का क्षरण होता है, उसके बाजू बाजू की मिट्टी कट जाती है। जब पानी कम हो जाता है, जैसे कि अब पानी का सीज़न नहीं है, वहाँ पे मिट्टी जो है
पानी का स्तर नीचे चला गया। तो विंड जब हवा बहती है तो बाजू की जो मिट्टियाँ रहती है वो भी वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह प्लेसमेंट उनका हो जाता है। तो इस तरीके से दोनों कारणों की वजह से वहाँ पे विंड का वहाँ पे आपका इरोजन कॉज होता है, विंड और वाटर दोनों की वजह से। तो वेव जो है इन दोनों का कम्बिनेशन है और इन दोनों की वजह से यहाँ पे इरोजन कॉज होता है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था इरोजन का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चंस अगर यहाँ पे बन रहा है कि फर्स्ट स्टेज आपको बतानी है सीट इरोजन, हमने बता दिया वाटर इरोजन में। अगर क्वेश्चन और भी बनता है कि भैया आप बताइए विंड इरोजन में कौन सा सबसे पहला स्टेज है, तो आपको कौन सा ऑप्शन मानना है, सेल्टेशन। ठीक है, सेल्टेशन जो है फर्स्ट स्टेज है, जहाँ पे पार्टिकल की साइज़ 0.1 से 0.5 mm की रहती है। यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल जो है मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। अगर क्वेश्चन यहाँ पे बनता है तो आप इजीली मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस बार को अगर क्वेश्चन बना है कि फर्स्ट स्टेज के बारे में बताइए, तो इन तीनों के बारे में, इन चारों पांचों के बारे में आपको याद होना चाहिए कि सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है या फिर फोर्थ कौन सा है, और कितना चैनल की साइज़ होती है। ये चैनल का साइज़ मैंने आपको बताया, रील में कितना होता है, लेस देन 30, गली में कितना होता है, मोर देन 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग जो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से उसको टैकल कर पाएंगे और उसका भी जवाब दे पाएंगे। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ, इन विच टाइप ऑफ इरिगेशन मिनिमम लॉसेस ऑफ वाटर। तो इरिगेशन के अलग अलग टाइप हैं, ये पूछ रहा है कि इरिगेशन का कौन सा टाइप है जिसमें वाटर का लॉस बहुत ही कम होता है, मिनिमम लॉस होता है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन, पोरा मेथड ऑफ इरिगेशन एंड नन ऑफ दीज। तो अगर आपने इरिगेशन वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया वो क्या है आंसर इसका। ठीक है, तो अभी हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं क्या दिया हुआ है। तो इरिगेशन समझना जरूरी है। इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन यानी कि आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। ठीक, वाटर का आर्टिफिशियल तरीके से एप्लीकेशन करना ही आपका इरिगेशन कराता है। मिनिमम लॉस किस में होगा, जनरल क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन, स्प्रिंकलर आपने देखा होगा, नोज़ल के द्वारा प्रेशर बना के हम पाइप के द्वारा थोड़े से हाइट पे उसको हम स्प्रिंकलर के थ्रू हम वाटर का सप्लाई करते हैं। ड्रिप इरिगेशन यानी कि आपका ड्रिप के माध्यम से कोई छोटी सी पाइप लगा दिए, ठीक है, वाटर के जड़ के पास छोटे छोटे यहाँ पे छिद्र बने होते हैं नोज़ल बना के। ठीक है, तो इस तरीके से पानी बूंद बूंद करके गिरता है। जब अगर पानी बूंद बूंद करके सिर्फ उसके रूट्स को मिल रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वाटर का जो लॉस है वो बहुत ही कम होगा। अपन इरोजन में चले गए। उसके बाद आपका सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन यानी कि सिंपल आइडिया लगा सकते हैं, सरफेस यानी का जो मिट्टी का सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, वहाँ पे अगर आप खुले में पानी छोड़ देंगे, यानी कि इसमें आपका फ्लड इरिगेशन भी आता है। ठीक है, फ्लड इरिगेशन से पानी दे रहे हैं, जाहिर सी बात है पानी का बहुत ज़्यादा लॉस होगा है। पानी कहीं पहुंचता है, कहीं नहीं पहुंचता है, कहीं दूसरे खेत में चला जा रहा है, तो पानी का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर आप इन दोनों में कन्फ्यूज हैं तो आपको पता होना चाहिए कि स्प्रिंकलर थोड़े से ज़्यादा पानी की आवश्यकता लगती है, उसमें ज़्यादा पानी का लॉस होता है। स्प्रिंकलर में क्या है कि आप लिप्स पे पानी दे रहे हैं, पानी आपका फुहारे की तरफ बह रहा है, तो थोड़ा बहुत पानी लॉस होता है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप में क्या है, डायरेक्टली आपका रूट में जा रहा है तो पानी की लॉस बहुत कम होता है। ठीक है, ये अलग कोई मेथड है। तो पूरा मेथड आप इसका कोई सेंस नहीं बना रहा है, तो मेन आपका आंसर क्या होगा, ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, जैसे आपको मैंने आपके बारे में बता दिया कि आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर जो है इरिगेशन आपको कहलाता है। अब इसमें अलग अलग टर्म है, जैसे इन्फिल्ट्रेशन, पर्कुलेशन, सीपेज या फिर लीचिंग। ठीक है, ये टर्म्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। इनके बारे में समझते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना ताकि आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल ना हो। ठीक है, क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इन्फिल्ट्रेशन। ये इन्फिल्ट्रेशन का क्या मतलब है, जैसे बारिश होती है, बारिश का पानी धरती पे पड़ता है, ठीक है, सरफेस पे ये पानी पड़ा, सरफेस पे जो पानी है उसका वर्टिकल मूवमेंट होता है, कहाँ पे, धरती के नीचे, उसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेट हो रहा है, वर्टिकली मूवमेंट हो रही है डाउनवर्ड की तरफ, पानी जो सरफेस पे आया है उस पानी का डाउनवर्ड मूवमेंट ही वर्टिकली, उसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, पानी बरसा वो इन्फिल्ट्रेट हो गया, ज़मीन के अंदर चला गया सीधे। ठीक है, जो अपर लेयर सॉइल के वो होता है डाउनवर्ड की तरफ, नीचे की तरफ जाता है। उसके बाद आपका पर्कुलेशन है। पर्कुलेशन में क्या होता है, जैसे कि इन्फिल्ट्रेशन में हमने देखा जो पानी पड़ा है सरफेस पे वो डाउनवर्ड मूव करता है वर्टिकली सरफेस से सॉइल के अंदर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब पानी अंदर आ चुका है, पर्कुलेशन में क्या होता है, जब सरफेस से पानी
सॉइल के अंदर आ चुका है, सॉइल के अंदर से वो फिर से वर्टिकली मूवमेंट करता है जब तक वो वाटर टेबल तक नहीं पहुंच पाता। जो पानी हम पंप सेट के वगैरह थ्रू देखते हैं, जो पानी आता है हमें शुद्ध पानी, वो इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू नहीं, पर्कुलेशन के थ्रू जो पानी इकट्ठा होता है वाटर टेबल पे, वो पानी हमें पीने के लिए मिलता है। तो ये इन्फिल्ट्रेशन हो गया, सरफेस का पानी वर्टिकली मूव करता है सॉइल के अंदर। अब सॉइल के अंदर जो पानी वर्टिकली मूव करता है जब तक वो वाटर टेबल तक ना पहुंच पाए, तो ये आपका पर्कुलेशन वाला ये आपका डेफिनेशन था। अब सीपेज क्या है? सिंपल है। सीपेज जो बारिश होती है तो सीपेज के माध्यम से जो पानी सरफेस पे हॉरिजॉन्टली मूव कर जाता है, कुछ पानी ऐसे ही बह जाते हैं, ठीक है। जब प्रेसिपिटेशन होता है तो ये 3 स्टेजेस आपके फॉर्म होते हैं, ठीक है। कुछ पानी सरफेस पे सीपेज के माध्यम से बह जाता है, कुछ इनफिल्ट्रेट हो जाता है, कुछ पर्कुलेट होके उसके नीचे चला जाता है। अब लीचिंग में क्या होता है कि जो जड़ होती, जो आपके प्लांट है, जो ट्रीज़ वगैरह हैं, उसके जड़ के पास जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी पानी के साथ नीचे चले जाते हैं, उसको बोलते हैं लीचिंग, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट यहाँ से प्रेजेंट नहीं होते, यहाँ से भाग जाते हैं नीचे पानी के साथ, वो आपका लीचिंग। तो ये 4 कॉन्सेप्ट आपको सिंपल तरीके से समझ आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा इमेज मैंने डाल रखा है, आप इससे समझ सकते हैं क्या है चीज़ें। जैसे प्रेसिपिटेशन हुआ, बारिश हुई, ठीक है। तो बारिश का पानी जो सरफेस पे पड़ रहा है, कुछ पानी इन्फिल्ट्रेट हो गया, सरफेस का पानी नीचे चला गया और जो वर्टिकली, और उसके बाद पर्कुलेशन वाला प्रोसेस जो है, पानी अंदर गया था मिट्टी के, वो पर्कुलेट होकर ग्राउंड वाटर या फिर वाटर टेबल तक पहुंच जाता है, और कुछ पानी सीपेज के माध्यम से रिवर में फ्लो हो जाता है, ठीक है, सरफेस रन अप के थ्रू। तो ये छोटा सा इमेज था, ये कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ शैलो टिलेज अकॉर्डिंग टू द क्रीडा? तो क्रीडा के अकॉर्डिंग शैलो टिलेज की जो डेप्थ होती है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है आपके, 5 से 6 सेंटीमीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर, 15 से 20 या फिर 25 से 30 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन आपका फ्रेम कहाँ से हुआ है, कौन से टॉपिक से? टिलेज के। तो टिलेज का टॉपिक जब पढ़ेंगे आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक से, तो आपको सिंपल ये डाटा दिया हुआ है क्रीडा के द्वारा कितना डेप्थ निर्धारित किया गया है शैलो के लिए और मीडियम टिलेज के लिए और डीप टिलेज के लिए। तो तीनों का डाटा दिया हुआ है। शैलो के लिए आपका आंसर हो जाएगा 5 to 6 सेंटीमीटर, और मीडियम के लिए कितना रहता है? 15 से 20 सेंटीमीटर, और इसके लिए 20 से 30 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ें आपको तीनों के लिए याद में रखनी है, ठीक है। शैलो के लिए कितना, डीप के लिए कितना और मीडियम के लिए कितना। अगर एक जगह से क्वेश्चन बन चुका है तो इन तीनों से क्वेश्चन आने के आसार रहते हैं। तो तीनों के बारे में पता होना चाहिए। क्रीडा के बारे में आपको थोड़ा सा बताएं आइडिया, तो इसका फुल फॉर्म याद रखना, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ठीक है। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1895 में, ठीक है। ये इसका डेट, ये आपका इसका फुल फॉर्म। इससे तो कुछ नहीं पढ़ना। टिलेज का टॉपिक अच्छा करिए, क्योंकि टिलेज से क्वेश्चन बने हुए हैं, पिछले साल भी बने थे, और क्वेश्चन इससे आने के आसार रहते हैं, ठीक है। समझिए क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहे हैं? रेड लेबल ऑन फर्टिलाइजर बॉक्स इंडिकेट्स। तो इस क्वेश्चन के 2 मायने निकलते हैं। जैसे ऑप्शन दिया हुआ है आपके, हाई पोटेशियम, हाई फास्फोरस, हाई नाइट्रोजन, लो नाइट्रोजन, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखो, अगर फर्टिलाइजर बॉक्स के बारे में पूछा जा रहा है कि जो रेड लेबल लगा होता है वो क्या इंडिकेट करता है, तो एक ऑप्शन बन सकता है टॉक्सिसिटी, ठीक है। टॉक्सिसिटी के बारे में पूछ रहे हैं, या फिर आप हाई नाइट्रोजन मार के आगे बढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ज़्यादा लोड लेना नहीं है। जो आपका फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड आता है उस पर अलग अलग लेबल लगे होते हैं, तो उन लेबल का महत्व है, उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। सीड वाले टॉपिक में, सीड टेक्नोलॉजी में, वहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, मैंने आपको आंसर बता दिया। अगर हाई नाइट्रोजन में प्रेजेंट है तो ये आपका क्या रेड लेबल को इंडिकेट करता है, ठीक है। समझ गए क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहे हैं? मल्चिंग इज, आपको फिलिंग द ब्लैंक भरना है यहाँ पे, क्या ऑप्शन आएगा? ऑप्शन है आपके 0 टिलेज, मिनिमम टिलेज, कंजर्वेशन टिलेज, रोटेटरी टिलेज, या फिर नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन काफ़ी सिंपल हैं और थोड़े से कन्फ्यूजिंग भी हैं। जिनको मल्चिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वो आंसर मार्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मल्चिंग का सिंपल कॉन्सेप्ट बोलता है कि कवरिंग ऑफ टॉप सॉइल, ठीक है। आपने देखा होगा मल्चिंग पेपर, आपने देखा है
मल्चिंग पेपर आपने खेत वगैरह में देखा होगा, अगर आप BSc कर चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मल्चिंग पेपर क्या होता है। ग्रास के थ्रू, लीव्स के थ्रू जो आपका टॉप सॉइल होता है उसको कवर करना, किसके लिए? कंजर्व द मॉइस्चर। सिर्फ मॉइस्चर ही कंजर्व नहीं करना है, उसके साथ साथ जो आपके वीड्स वगैरह उगते हैं वो ना उगे प्लांट के आसपास, तो इन सब चीज़ों के लिए मल्चिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे कंजर्व का वर्ड आ गया, तो भैया अगर सॉइल अगर मॉइस्चर कंजर्व कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो कंजर्वेशन टिलेज में ही आपका लाई करने वाला है। ठीक है, कंजर्वेशन टिलेज का क्या सिंपल मतलब है, अगर इसको समझना चाहें तो हम तो कंजर्वेशन टिलेज के डिफिनेशन में भी सेम चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि ऐसी प्रैक्टिसेस जिसमें क्या होता है कि क्रॉप रेसिड्यूज जो है सॉइल के सरफेस पे रह जाते हैं टिलेज के दौरान, और वो क्या काम करते हैं, जो आपको वाटर इरोजन होता है, विंड इरोजन के थ्रू सॉइल को बचाते हैं। यानी कि इसका डिफिनीशन इसके डिफिनीशन में थोड़ी थोड़ी समानताएं दिख रही हैं, तो इसलिए हम क्या ऑप्शन मार्क करेंगे, कंजर्वेशन टिलेज, जो कि आपका मल्चिंग के डिफिनीशन को मैच करता हुआ दिख रहा है। तो मल्चिंग इज कंजर्वेशन टिलेज, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कंजर्वेशन टिलेज जो आपका मल्चिंग है। ठीक है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या है चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 दो बार कैसे आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बना लेते हैं इसको। टाइप ऑफ सोयाबीन रूट, तो सोयाबीन का जो रूट है उसका टाइप पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है सैलो रूटेड, मीडियम रूटेड, डीप रूटेड, हार्ड रूट या फिर सॉफ्ट रूट। तो BSc के कॉलेज के दौरान आपको सोयाबीन का प्लांट दिखाया गया होगा, तो इसका रूट जो है काफ़ी डीप होता है। तो एक छोटा सा प्लांट मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो इसकी जो डालियाँ बनी रहती हैं इसमें 3 आपके ऐसा कुछ बना रहता है। ठीक है, 3 एक ही में आपके पत्ते बने रहते हैं, ऐसा कुछ रहता है आपका सोयाबीन का प्लांट। और इसमें आपका लैटरल रूट और टैप रूट दोनों पाए जाते हैं। टैप रूट यानी कि जो वो ऐसा मतलब फैलाव जाते हैं, फैलने यानी कि जो स्कैटर्ड हो जाते हैं पूरे मिट्टी में, और लैटरल रूट जो डीप नीचे की तरफ जाते हैं। ये आपके रूट आ रही है, तो कुछ रूट टैप रूट हो जाती हैं, फैल जाती हैं मिट्टी में जाके, और कुछ रूट डीप चली जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से तो ये दोनों टाइप के रूट आपके सोयाबीन में पाए जाते हैं। तो आंसर क्या मार्क करेंगे, अगर हम सोयाबीन के टाइप के रूट की बात करें तो ये डीप रूटेड होते हैं। ठीक है, ये समझ गया आप। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, टाइप ऑफ सोयाबीन रूट, क्या हमारा आंसर डीप रूटेड, ये आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर इसी में दिया हुआ है, विच 6 मान के चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टाइप ऑफ रूट सिस्टम फाउंड इन सोयाबीन प्लांट। तो अभी मैंने आपको बताया था, जैसे अगर ये क्वेश्चन बना है आपका कौन सा टाइप का रूट पाया जाता है, तो डीप रूटेड है। और बेस्ट डिस्क्राइब टाइप ऑफ रूट सिस्टम के बारे में बात की जा रही है, तो हमारा अभी क्या देखा हमने, टैप रूटेड और लैटरल रूट दोनों पाए जाते हैं। तो इसमें लैटरल कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो आपका टैप रूटेड, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, किस तरीके से वो स्कैटर्ड हो रहे हैं उसके रूट्स, उसके बारे में क्वेश्चन बन रहा है। तो इसका क्या आंसर हो गया हमारा, टैप रूटेड, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है इस क्वेश्चन का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिर से 6, ये भी 6, ये भी 6, सॉरी ये 7 कर लो आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, वीट प्रोटीन कॉल्ड, तो वीट के प्रोटीन को क्या बोलते हैं। वीट का टॉपिक हमने करा दिया, जिन्होंने मेंटोरशिप किया होगा तो आपको पता होगा क्या है। तो वीट के बारे में क्वेश्चन बनता है। जो मेन क्रॉप है आपके वीट, राइस, मेज, बार्ले और आपके मिलेट्स वाले जितने भी क्रॉप्स हैं, मिलेट्स में जो आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसी साल खुद क्वेश्चन आया था जो 24 में पेपर हुआ था, राइस के अरोमा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो वीट राइस के बारे में भैया जितनी भी जानकारी है उतनी कम है, आप जितना भी फैक्ट याद कर लीजिए आपके लिए बेनिफिट करने ही वाला है। क्वेश्चन आया तो आपका उसमें वो मिस ना हो। तो वीट के प्रोटीन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रटने वाली चीज़ है ग्लूटीन। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा ग्लूटीन। अगर हम बात करें जीन किसके लिए है, बोला गया है आपका मेज के लिए। ठीक है, ओरिजिन किसके लिए है आपका, ये राइस के प्रोटीन को बोलते हैं। ठीक है, केसिन किस में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है। और कौन से मिल्क में, 80% आपका काऊ मिल्क में आपका केसिन पाया जाता है। अगर क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। और हार्ले आपका किसका प्रोटीन है, ये आपका बार्ले का, बार्ले यानी कि जौ देखा है आपने, जो थोड़ा सा गेहूं की तरह मिलता जुलता रहता है, तो बार्ले का जो प्रोटीन का नाम है वो हार्ले है। आपने हॉर्लिक्स देखा होगा, हॉर्लिक्स इसी के नाम से मिलता है,
जो दूध की शक्ति बढ़ाता है, तो इसी के लिए आपका हॉर्लिक्स। तो ये थोड़ा समझ गए आप। केसिन, केसिन किस में पाया जाता है? आपका 80% काऊ के मिल्क में। ओरिजिन किसके प्रोटीन का नाम है? ओरिजिन आपका राइस के प्रोटीन का नाम है। जीन आपका मेज, और जो कि वीट का पूछा गया था आपका ग्लूटेन। ठीक है, ग्लूटेन। तो ये आपका सारे प्रोटीन के नाम आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 यानी 8 बना लो। एजी मार्क रिलेटेड विथ, तो एजी मार्क आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के पार्ट से पूछा गया। अरुण कातान के बुक जाके देखेंगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन वहाँ से आया हुआ है। एजी मार्क पूरा बड़ा सा हेडिंग बना हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये आपका एजी मार्क डायरेक्टली आपको जो अरुण कातान की वॉल्यूम 1 है वहाँ पे इकोनॉमिक्स वाला जो चैप्टर है उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा देखने के लिए। तो एजी मार्क किससे रिलेटेड है? ग्रेडिंग, मार्केटिंग या फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो ये छोटा सा एक टर्म जो कि एजी मार्क को डिफाइन करता है। तो आप समझ गए होंगे क्या है आंसर? क्वालिटी, क्वालिटी से रिलेटेड है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्वालिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एजी मार्क रिलेटेड विथ क्वालिटी। ठीक है, समझ गए? जाके ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जो भी कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे, इजी है। अगला क्वेश्चन है डेपॉक मेथड इज एसोसिएटेड विथ। डेपॉक मेथड, तो पैडी का टॉपिक जिन्होंने कवर किया होगा, डेपॉक मेथड आपको क्लियर हो गया। तो उसमें नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, डेपॉक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो मैंने आंसर बता दिया। तो आंसर नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नर्सरी प्रिपरेशन ऑफ राइस, नर्सरी प्रिपरेशन ऑफ राइस क्या बोलते हैं? डेपॉक मेथड उससे एसोसिएटेड है। समझ गए? और थोड़े कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो अगर आप नर्सरी बना रहे हैं राइस की, तो इसके 3 मेथड होते हैं। ड्राई सीड बेड नर्सरी प्रिपरेशन, ठीक है, वेट सीड बेड नर्सरी प्रिपरेशन, और फिर डेपॉक मेथड। तो डेपॉक का अभी हमने बात किया, क्या होता है इसमें? तो सॉइल के कांटेक्ट में आए बिना हम इसमें नर्सरी तैयार करते हैं। अगर मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ रही, यानी कि पानी की ज़रूरत पड़ रही है, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, पानी की कमी नहीं है, वहाँ पे डेपॉक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल अर्ली प्लांटिंग के लिए, आपको जल्दी चावल खाना है, जल्दी उगाने हैं, तो 11 से 14 दिन में इसका मतलब कि नर्सरी तैयार हो जाती है। आप उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। सीड डेट इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। देखो, जैसे ड्राई सीड बेड बना रहे हैं तो आपको 2.5 से 3 kg सीड लगेंगे पर 100 मीटर स्क्वायर के लिए। और वेट के लिए बना रहे हैं तो सीड रेट बिल्कुल सेम है। सीडलिंग की जो बात करते हैं, अगर आप इसमें ट्रांसप्लांट करना चाहेंगे, नर्सरी तैयार करें, तो 20 से 25 दिनों की नर्सरी तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। डेपॉक मेथड अर्ली सोइंग, अर्ली प्लांटिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 11-14 दिन के अंदर आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है, उसके बाद आप ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। तो ये छोटा सा मेथड मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग जो नर्सरी तैयार करने के लिए मेथड है राइस में कौन से हैं। तो अगर क्वेश्चन डेपॉक से बना है तो उसके सीड रेट्स भी बन सकता है। ठीक है, सीड रेट क्या है? 1.5 kg सीड पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप 40 से 60 kg सीड पर हेक्टेयर। तो हेक्टेयर वाला याद रखिए, ये वाला पार्ट याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन बनने के आसार आपके बनते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आप निकालेंगे? अगर क्वेश्चन यहाँ से आया है तो उसके इर्द गिर्द के एरिया से आपको पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन अगर एग्जामिनर का आँख पड़ गया है कि डेपॉक मेथड से हमने क्वेश्चन दे दिया है, तो उसके आसपास से कहीं से और डाल देते हैं क्वेश्चन। बच्चे अगर पढ़े होंगे तो कर लेंगे, नहीं पढ़े होंगे तो उसको मिस कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो भैया न्यूट्रिएंट वाला टॉपिक ये तो सॉइल में आता है। सॉइल में आता है क्या? तो हमने एग्रोनॉमी में डाल दिया है। कुछ लोग इकोनॉमी में पढ़ाते हैं, कुछ लोग सॉइल में पढ़ाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे प्लांट और न्यूट्रिएंट की बात हो रही है तो प्लांट आपका इकोनॉमी में भी आता है। अब देखो कौन सा क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो अगर आपका न्यूट्रिएंट वाला टॉपिक क्लियर है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट, प्राइमरी, सेकेंडरी, सारे न्यूट्रिएंट के बारे में हमको क्लियर होगा। ठीक, क्या ऑप्शन है? जिंक, कैल्शियम, कॉपर, बोरान और ऑल न्यूट्रिएंट। क्या सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है? देखते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने बनाया हुआ आपके लिए। तो टोटल इसेंशियल न्यूट्रिएंट कितने हैं? 17। 14 उसमें से मिनरल न्यूट्रिएंट हैं और आपके नॉन मिनरल आपके 3 हैं। अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट दोनों आते हैं। बेसिक समझ गए आप, CHO, उसके बाद माइक्रो, उसके बाद माइक्रो। अब माइक्रो में आपका NPK अभी आता है, CAMGS भी आता है। इनको 2 तरीके से डिफाइन किया गया है। ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट में हैं और उसके बाद ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में आते हैं।
माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो क्वेश्चन ऐसा सिंपली फ्रेम नहीं होगा कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोन्यूट्रिएंट, आप रट के गए हैं NPK CMG ऑप्शन से मार के चले जाएंगे। क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी माइक्रोन्यूट्रिएंट। ऑप्शन में ये 3 ऑप्शन देगा, उसके बाद एस उसमें घुसड़ देगा, चौथा ऑप्शन पूछेगा देगा कि ऑल आर दीज आर माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो ऑप्शन से ऑप्शन करेंगे ऑल आर दीज, लेकिन एस जो है वो प्राइमरी में है, सेकेंडरी में है। प्राइमरी के बारे में पूछा था, आपका आंसर गलत। तो ये तरीके ध्यान में रखना कि सेकेंडरी में कौन है, प्राइमरी में कौन है। माइक्रोन्यूट्रिएंट में आपका क्या है, क्लोरीन, जिंक, आयरन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज और बोरान। ठीक है, ऑप्शन क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, हमको पता है माइक्रो के बारे में NPK CAMGS, ये आपके माइक्रो में है। ठीक है, ये किस में है, माइक्रो। अगर इसमें से कोई मिल गया यानी कि वो नहीं होगा माइक्रो में। तो देखो NPK कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। कैल्शियम दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कैल्शियम दिख रहा है भैया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो, ये आपका माइक्रो में है, कैल्शियम Ca। ठीक है, हमने क्या देखा था माइक्रो में, CANPK CAMG और S। ठीक है, ये सारे आपके माइक्रो में हैं, और जो कि माइक्रो में नहीं जाएंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो, कैल्शियम इज नॉट अ माइक्रो, इज अ माइक्रो। ठीक है, समझ गए, इजी था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन वीट कल्टीवेशन। तो वीट कल्टीवेशन के लिए मोस्ट क्रिटिकल स्टेज के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऐसे जो पुराने क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, पहले क्या है, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते थे जब उतने क्वेश्चन पेपर नहीं सेट हुए थे। अब क्या है कि वो सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, रिपीट होने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन आप इनसे ये आइडिया लगा सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। जैसे मोस्ट क्रिटिकल पूछा है, अगली बार बोल देगा भैया सेकेंड मोस्ट क्रिटिकल, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है सेकेंड मोस्ट क्रिटिकल। अब आपने वीट कल्टीवेशन के बारे में पढ़ा है, इरिगेशन का सिस्टम उसमें, तो आपको पता होना चाहिए। तो जर्मिनेशन क्या है, मोस्ट क्रिटिकल है, टिलरिंग, फ्लावरिंग, CRI या फिर बोटिंग। तो क्या इनमें से कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है, समझते हैं थोड़ा सा। देखो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपके लिए बनाया है। तो इरिगेशन मैनेजमेंट ऑफ वीट, तो भैया 4 से 6 इरिगेशन लगते हैं वीट में, अगर आप पूरा खेती करने जा रहे हैं गेहूं की तो। ठीक है, उसमें से CRI यानी कि क्राउन रूट इनिशिएशन जो स्टेज है, इसमें से मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है इरिगेशन के लिए। अगर इस स्टेज पे क्रॉप पहुंच गई, अगर आपने पानी नहीं दिया तो पूरी की पूरी फसल आपकी बर्बाद होने वाली है। ये कब आती है, 21 दिन पे आफ्टर सोइंग, 21 डेज आफ्टर सोइंग, 21 दिन के बाद। आपको ध्यान रखना, जैसे आपने बुआई कर दी है गेहूँ की, 21 दिन गिनते रहिए। जैसे क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज आता है, ये तो फार्मर को बेसिक पता नहीं होगा है, लेकिन उनको ये आइडिया लगता है कि भैया 21 दिन पे पानी देना ही देना है। अगर इस स्टेज पे पानी की जो कमी हुई तो आपके जो यील्ड में इफेक्ट आएगा, उतनी अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं होगी, उतने अच्छे तरीके से हाइट नहीं होगी, उतने अच्छे तरीके से जो टिलर्स हो गए वो अच्छे फ्रेम नहीं होंगे। ठीक है, ये आपका हो गया इस CRI स्टेज के बारे में। इसमें आपका फ्लावरिंग स्टेज जो है सेकेंड मोस्ट क्रिटिकल स्टेज माना जाता है। ये कब आता है आपका 80 to 85 डेज़ के आफ्टर सोइंग। ठीक है, समझ गए। तो ये 10वां नंबर क्वेश्चन। आगे कोई क्वेश्चन है क्या, नहीं है। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करा दिए, जो सिंपल क्वेश्चन। आई थिंक ये पार्ट है किसका, ये मैंने पिक किया है 2014-15, अब मुझे याद नहीं है, 2015-16 का भी हो सकता है, 15-16 का भी। अगर आप पूरा पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं PYQ पेपर, मैंने आपके लिए 10 सालों का 10 ईयर का PYQ पेपर बना के दे दिया है। जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप पे जाइए, टेस्ट सीरीज़ में। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ में जाके आप देखेंगे तो आपको 10 सालों का PYQ पेपर विथ आंसर विथ एक्सप्लेनेशन, उसके साथ साथ आप टेस्ट के रूप में दे सकते हैं उसको, और प्लस PDF भी मैंने वहाँ पे अटैच कर दिया है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर आपके पास पेपर होना चाहिए, जाके उसको एज ए टेस्ट के माध्यम से दीजिए। और इस PDF को मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, जाके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था वीडियो, आज पहला क्लास था पार्ट 1। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ। और सारे टॉपिक एग्रोनॉमी जैसे ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे। तो ये सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज आपका रिवीजन चलता रहेगा। ठीक है,
आई होप जो मैंने पढ़ाए हैं, जो आपको एक्सप्लेन किया है वो समझ में आया होगा, क्योंकि मेन चीज़ वही है, एक्सप्लेनेशन समझ में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसको यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।